गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र में से आज हम लोग विकास के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। इस भाग में हम विकास विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न लक्ष्य, आय और अन्य लक्ष्य, राष्ट्रीय विकास, विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना किस प्रकार की जाती है और कुछ प्रश्न आपके होमवर्क के लिए दिए गए हैं। यहाँ हम देखते हैं कि व्यक्ति अपनी इच्छाएं और आकांक्षाएं के हिसाब से कार्य करना चाहता है। उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद आय अर्जित करने के लिए और अपने जीवन को आरामदायी बनाने के लिए वह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगता है। दोनों चित्रों में भले वह अलग अलग क्षेत्र से हैं, लेकिन तंत्रज्ञान का इस्तेमाल करके, एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके उत्पादन को और अधिक बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ताकि उनके जीवन के जो लक्ष्य है वह लक्ष्य हासिल करने में वो सफल हो जाए। यहाँ पर इस चित्र के द्वारा हम देश के बारे में क्या विचार करते हैं, देश का पर्यावरणीय संतुलन किस प्रकार होना चाहिए, सभी लोगों को शुद्ध हवा, पेयजल, प्रदूषण मुक्त वातावरण, ये सब चीज़ें उपलब्ध हो, तभी सभी का विकास हो सकता है, ऐसा हम मान सकते हैं। विकास के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्योंकि विकास से हमारा जीवन बेहतर होता है। सभी के लिए यदि बेहतर जीवन देना है तो फिर हमें क्या करना आवश्यक है। सभी लोगों को एक साथ जीवन में विकास की ओर बढ़ना है तो क्या करना चाहिए। विकास के समान लक्ष्य किस प्रकार हम हासिल कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले देखेंगे कि विकास से क्या अभिप्राय है। आर्थिक विकास को अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन के रूप में माना जाता है। जैसे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये दो अलग अलग क्या हैं, संकल्पनाएं हैं। हम देखते हैं कि ग्रोथ मतलब क्या है, समृद्धि। ये जो समृद्धि है इसमें गुणात्मक चीज़ों का इस्तेमाल न करते हुए केवल मात्रात्मक कारकों का इस्तेमाल होता है। अगर हमें सही तरीके से विकास करना है तो सामाजिक और आर्थिक दोनों कारकों में वृद्धि करनी पड़ेगी। जैसे कि मानव पूंजी का विकास, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का विकास, क्षेत्रीय पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक समावेश, स्वास्थ्य की सुविधाएं, सुरक्षा, साक्षरता इत्यादि सभी चीज़ें अर्थव्यवस्था में पर्याप्त मात्रा में सबके लिए उपलब्ध हों। विकास आर्थिक विकास से अलग है, जबकि आर्थिक विकास लोगों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से एक नीतिगत हस्तक्षेप का प्रयास है। इसका मतलब क्या है, विकास यह आर्थिक विकास से अलग है। मतलब आर्थिक विकास से विकास यह बड़ी संकल्पना है। आर्थिक विकास के साथ साथ जब सामाजिक विकास होता है,
शैक्षणिक विकास होता है, तब हम कह सकते हैं कि वहाँ पर उस देश में विकास हुआ है। क्या विकास के वादे हैं? अलग अलग लोग हैं तो अलग अलग उनके लक्ष्य हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लोगों की आवश्यकताएं अलग अलग है, उनकी आय का स्तर अलग अलग है। इसलिए हम देखते हैं कि एक गरीब परिवार को एक रसोई में यदि एक नया चूल्हा मिलता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन यदि अमीर घर के लोग हैं, यदि वो पूरे रसोई घर को भी बदलने की ज़रूरत है तब भी वह आसानी से कर पाते हैं। इस तरह से दोनों अलग अलग आय कमाने के कारण उनके जीवन के लक्ष्य भी क्या है? अलग अलग है। अलग अलग लक्ष्य क्यों होते हैं? इसके लिए उनकी आकांक्षाएं, इच्छाएं, ज़रूरतें और साथ ही साथ जीवन की परिस्थितियां एक दूसरे से भिन्न होती हैं, जिसके कारण लोगों के जीवन के लक्ष्य भी क्या हैं? भिन्न होते हैं। यहाँ उदाहरण के तौर पर हम कुछ लोगों के जीवन के लक्ष्य के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है तो उसके जीवन का लक्ष्य हो सकता है उसे नियमित रोजगार मिले, वेतन अच्छा हो, उनके बच्चों को सरकारी स्कूलों में एडमिशन मिले, दाखिला मिले, पढ़ लिख कर वह अच्छी रोजी रोटी कमाए और अपना एक छोटा सा घर हो। यह भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के विकास का लक्ष्य हो सकता है, यह जीवन का लक्ष्य हो सकता है। यदि हम पंजाब के एक समृद्ध किसान के जीवन के लक्ष्य के बारे में चर्चा करना चाहेंगे, तो जब वह पंजाब का एक समृद्ध किसान है तो उसकी आय का स्तर ऊंचा है, इसलिए वह अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में दाखिला देगा, उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजेगा और वो चाहेगा कि वह बच्चे विदेश में ही सेटल हो जाए। ये सब उसके जीवन के क्या हैं? लक्ष्य है। और ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आर्थिक सामर्थ्य चाहिए वह उसके पास उपलब्ध है, इसलिए वह इतने ऊंचे सपने, इतने ऊंचे विकास के लक्ष्य, जीवन के लक्ष्य देख सकता है। यदि एक शहर की अमीर परिवार की लड़की है तो उसके जीवन के लक्ष्य हो सकते हैं उसके भाई के साथ साथ उसे समानता मिले, अच्छी शिक्षा मिले, उच्च शिक्षा प्राप्त करने का स्वतंत्र उसे हो, कामकाज के लिए क्षेत्र चुनने का भी उसे स्वतंत्र हो और अपनी इच्छा अनुरूप वह अपना जीवन यापन कर सकती है। ये उसके जीवन के लक्ष्य है। नर्मदा घाटी का एक आदिवासी के जीवन के बारे में अगर हम देखना चाहें तो उसके जीवन के लक्ष्य क्या हो सकेंगे? अब उसके एक ज़मीन जो है वो नर्मदा घाटी, नर्मदा बांध बनाने के लिए इस्तेमाल की गई है, इसलिए अब उसकी उपजीविका का साधन क्या हो गया है? ख़त्म हो गया है। तो वो चाहेगा कि उसे पर्यायी ज़मीन मिले या फिर उसके ज़मीन का मुआवजा अच्छा मिले, जिसके कारण वह कहीं दूर जाकर नई ज़मीन खरीद ले, अपने परिवार को वहाँ पे बसाए, परिवार के लिए घर बनाए, परिवार को जो कीमान आवश्यक सुविधाएं हैं वह देने में सामर्थ्य हो। ये सब चीज़ें उसके जीवन के लक्ष्य में समावेश होती है। नवोदय में पढ़ने वाला छात्र, उसके जीवन के लक्ष्य क्या हो सकते हैं? आप इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए। एक के लिए जो विकास हो दूसरे के लिए वो विनाशकारी भी हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि नर्मदा बांध की ऊंचाई बढ़ाने के कारण बहुत सारे उद्योगों को उसका लाभ होने वाला है, सिंचन का क्षेत्र बढ़ने वाला है, कुछ किसानों की ज़मीन सिंचित होकर उनकी आय बढ़ने वाली है। लेकिन कंट्ररी दूसरे साइड में अगर हम देखते हैं तो उस बांध की ऊंचाई के कारण और नया कृषि क्षेत्र जलमय हो जाएगा। वह ज़मीन के जो मालिक है उन्हें अब उनकी उपजीविका के साधन को खोना पड़ेगा, जिसके कारण उनका जो जीवन है वो अंधकार में हो सकता है। इसलिए एक का विकास दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। यह एक उसका उदाहरण है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि गाड़ी चलाने वाले तो आरामदायी यात्रा कर लेते हैं, लेकिन उसका जो धुआं है उसके कारण उस क्षेत्र के लोग भी परेशान होते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में भी हम सबको पता ही है। इस प्रकार ये क्या है, एक के लिए विकास हो सकता है तो दूसरे के लिए वहाँ पर क्या किया गया है?
विनाश भी हो रहा है। अब विकास के जो है वो मिश्रित लक्ष्य हो सकते हैं। जैसे कि एक छात्र लंबी अवधि के लिए आईएएस अधिकारी बनने का लक्ष्य रखता है, लेकिन अल्पावधि में वो हर एक कक्षा में क्या उच्चतम स्कोर करने का उसका लक्ष्य होता है। एक शेयर धारक है तो उसे निवेश करने से अधिक लाभ हो, यह उसका उद्देश्य हो सकता है। यदि एक रिक्शा चालक है तो उससे अपनी खुद की रिक्शा हो, उसको खरीदने का सामर्थ्य उसमें आए, ये वह पहले लक्ष्य रखेगा। इन चित्रों में आपको दिखाया गया है कि किस प्रकार से इक्वल ट्रीटमेंट मिलती है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, घर में, परिवार में, समाज में और कार्य के स्थलों पर यदि दोनों को समान अवसर मिलते हैं तो दोनों में काम करने की इच्छाएं, दोनों के जीवन के लक्ष्य ऊंचे हो सकते हैं। काम करने की आज़ादी यदि मिलती है, फ्रीडम मिलता है, तो कुछ लोगों को अपने जीवन का लक्ष्य आज़ादी है, जीवन का लक्ष्य सुरक्षा भी होता है, क्योंकि व्यक्ति जहाँ सुरक्षित है वही कार्यस्थल चुनता है। सुरक्षा को भी हम आय के साथ साथ प्राधान्य देते हैं और सभी को आदर मिलना चाहिए। हम वही काम करना चाहते हैं जहाँ हमें आदर मिलता हो। तो आय के अलावा ये भी कुछ कारण है जो हम क्या है लक्ष्य के लिए चुनते हैं। तो ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग नियमित काम, बेहतर मजदूरी, अपनी उपज या उत्पादों के लिए अच्छी कीमत, बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा, दूसरों से आदर मिलने की इच्छा, ये सब चीज़ें उन्हें आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि महिलाएं हमारे समाज में 50% है, तो श्रम बल का आधा हिस्सा महिलाएं हैं। और हम देखते हैं कि ये जो महिलाएं हैं इनमें से अधिकांश महिलाएं घरेलू कामों में व्यस्त रहती हैं, आर्थिक क्रियाकलापों में उनका समावेश या उनका योगदान बहुत ही कम है। धीरे धीरे शिक्षा प्राप्त करने के बाद आज की महिलाएं आर्थिक कार्यों में अपने आप को पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर योगदान दे रही है। महिलाओं को यदि हम और सुरक्षित और संरक्षित वातावरण प्रदान करें तो उनके जीवन के लक्ष्य भी क्या हैं ऊंचे हो सकते हैं। वह भी दूसरे गांव में जाकर अच्छे काम के अवसरों को चुनकर अपनी आय और अपने जीवन को और विकसित करने में सक्षम हो सकती है। राष्ट्रीय विकास की धारणाएं भिन्न भिन्न या परस्पर विरोधी होती हैं। एक विकास से दूसरों को हानि हो सकती है। सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह होनी चाहिए। जैसे कि अभी हमने देखा कि न्यायपूर्ण होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए, जस्टिफाइड होनी चाहिए। यदि किसी एक का विकास हो रहा है और दूसरे की हानि हो रही है तो वो हानि भी कंपेंसेट करनी चाहिए। जैसे कि सिंपल एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हवा प्रदूषण हो रहा है तो उद्योगों को क्या किया जाएगा, बंद तो नहीं करा सकते, तो उद्योगों के लिए एक ज़मीन सरकार उपलब्ध करा दे और वहाँ पर ग्रीनरीज डेवलप कराने का उद्योगों पर कानून प्रतिबंध लगाए या ऐसी कुछ कानूनी प्रबंध करे जिसके कारण वह उद्योजक उतनी ग्रीनरी निर्माण करके जो हवा प्रदूषण हो रहा है उसको वो कंपेंसेट करे। तो इस प्रकार से सही राह विकास की होनी चाहिए। राष्ट्रीय विकास से देशों के लोगों के सामाजिक कल्याण में सुधार किया जा सकता है। विकास से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो सकती है, सुरक्षित पेयजल, परिवहन, बुनियादी ढांचे, चिकित्सा देखभाल आदि जैसी सामाजिक सुविधाएं प्रदान करके हम अपने देश में विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक जहाज ने 500 टन तरल जहरीले अवशेष एक शहर के खुले कूड़े घर और आसपास के समुद्र में डाल दिए। यह अफ्रीका देश के आइवरी कोस्ट में अबिजान शहर में हुआ। इन खतरनाक जहरीले अवशेषों से निकलने वाले धुएं से लोगों में जी मितलाना, चमड़ी पर दरारें पड़ना, बेहोश होना, दस्त लगना इत्यादि की शिकायतें की। 1 महीने के बाद 7 लोग मारे गए, 20 अस्पताल में भर्ती हुए और विषाक्तता के कारण 26,000 लोगों का इलाज किया गया। इसका मतलब ये जो घटना हुई है ये घटना अफ्रीका में हुई है। पेट्रोल और धातुओं से संबंधित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आइवरी कोस्ट को एक स्थानीय कंपनी को अपने जहाज से जहरीले पदार्थ फेंकने का ठेका दिया था, लेकिन जो ठेकेदार है उसने उस काम को सही तरीके से अंजाम नहीं दिया, जिसके कारण
वहाँ पर क्या हुआ है, लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। तो इस प्रकार ना हो, किसी एक का विकास दूसरे के जीवन स्तर पर प्रभाव ना डाले, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना हम किस प्रकार कर सकते हैं? यहाँ हमें सिंपल सा देखना है कि जिन देशों या जिन राज्यों या जिन परिवार या जिन व्यक्ति की आय अधिक है उसका विकास अधिक है, क्योंकि आय का संबंध सीधा विकास से है। हम अधिक आय कमा सकते हैं तो हम अधिक वस्तु और सेवाओं को जुटा सकते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन और आरामदायी हो और हमारे जीवन में विकास हो। औसत या प्रति व्यक्ति आय जब अधिक होती है तो विकास भी अधिक होता है। शिशु मृत्यु दर जब कम होता है तो विकास हमें अधिक दिखाई देता है। साक्षरता दर ज़्यादा होना देश में विकास बढ़ने का द्योतक है। उपस्थिति अनुपात, अटेंडेंस रेशो यदि अधिक है तो उस देश में विकास भी अधिक है, यह हम समझ सकते हैं। अब औसत आय किस प्रकार निकाल सकते हैं हम लोग? जब कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्रति व्यक्ति आय, टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। उसको ही हम औसत आय भी कहते हैं। यहाँ पर बता दें कि औसत आय $5,000 है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर एक व्यक्ति उस देश में $5,000 कमा रहा है, यह औसतन है। तो कोई व्यक्ति हो सकते हैं 5,000 से ऊपर भी कमा रहे हों, कुछ व्यक्ति 5,000 से कम भी कमा रहे हों, लेकिन यहाँ औसतन कितना दिया जा रहा है? 5,000 प्रति व्यक्ति कमा रहे हैं। इस प्रकार अगर हम पर कैपिटा इनकम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। विभिन्न देशों और राज्यों की अगर हम तुलना करते हैं तो उसके लिए नेशनल इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ यहाँ पे आपको दिया गया है। इंडिया का 32,000 है। इंडिया का अभी यहाँ पर जो दिखाया गया है वो है 32,96,639। श्रीलंका का जो है ये मिलियंस में दिया हुआ है, ऊपर का जो है वो करोड़ में दिया हुआ है, इसलिए डिफरेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ विभिन्न राज्यों की अगर हम तुलना करते हैं तो कौन सा देश दूसरे देशों की तुलना में अधिक विकसित है, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि चाइना, उसके बाद इंडिया है, रशिया है और ब्राज़ील है। तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो ब्राज़ील और इंडिया, इन दोनों के कंपैरिजन करते हैं तो इंडिया ब्राज़ील से थोड़ा बेहतर है, क्योंकि उसका जो ग्राफ है वो उसके ऊपर है, ब्राज़ील का ग्राफ उसके नीचे है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देशों की तुलना कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक उदाहरण के द्वारा दिया गया है कि देश क है जिसमें एक व्यक्ति का इनकम 9,500 है, दूसरे का 10,500 है, तीसरे का 9,800 है, चौथे का 10,000 है और पाँचवें का 10,200 है। अगर उसका औसत अगर हम निकालते हैं तो वो कितना हो जाता है? नियर अबाउट 10,000 हो जाता है। अब देश ख है जिसमें 500 चारों का है और एक व्यक्ति का इनकम 48,000 है, सबका इनकम हो जाता है 50,000। एवरेज अगर हम कर लेते तो कितना होता है? 10,000। तो अगर दोनों देशों का औसतन देखा जाए तो कितना है? 10,000 है। देश क का भी औसत आय 10,000 है और ख का भी औसत आय 10,000 है। लेकिन यदि हमें चुनना पड़े किस देश में आप रहना चाहोगे या किस देश में आप जाना चाहोगे, तो हम अधिकतर ये प्रेफर करेंगे कि हम देश क में जाएं, क्योंकि देश क में जो व्यक्ति है उनके द्वारा प्राप्त की गई आयों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन देश ख में अगर हम देखते हैं तो एक व्यक्ति 48,000 कमा रहा है मासिक और बाकी 4 व्यक्ति केवल 500 रुपये कमा रहे हैं। तो दो वर्गों के बीच में बहुत बड़ा गैप हमें दिखाई दे रहा है। तो हम ऐसे देशों में नहीं जाना चाहेंगे। तो कौन सा देश विकास के पथ पर है? देश क। तो केवल औसत आय से हमें कुछ पता नहीं चलता है, कुछ चीज़ें हमें औसत आय से पता चलती है, तो कुछ चीज़ों को और अधिक समझने के लिए हमें दूसरे इंडिकेटर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ जैसे औसत आय दोनों की समान है, लेकिन अगर हम उसके डाटा को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हमें
पता चलता है कि औसत आय समान होने के बावजूद भी दोनों देशों की परिवारों की या व्यक्तियों की आय प्राप्त करने की क्षमताएं बहुत ही अलग अलग हैं। उसी को नीचे के चित्र के द्वारा दिया गया है। 4 लोग हैं, वो 4 चेयर पर 5 लोग बैठे हुए हैं, शेयर कर रहे हैं, एडजस्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे दूसरे चित्र में दिया गया है कि 4 चेयरों पर एक ही व्यक्ति लेटा हुआ है और बाकी 2 चेयरों पर बाकी अन्य 4 लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। मतलब अगर हम देखते हैं तो पहला जो चित्र है, गरीब होने के बावजूद भी पहला जो चित्र में है वो देश हमारे लिए क्या है, अधिक विकसित है, या विकास के वहाँ पर मायने थोड़े से अच्छे हैं। तो आपको निम्नलिखित प्रश्नों को भी लिखना है। विकास से क्या तात्पर्य है, लोगों के विकास के क्या क्या लक्ष्य होते हैं, राष्ट्रीय विकास की धारणाएं परस्पर विरोधी होती हैं क्यों, विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाती है, साक्षरता दर का विकास से क्या संबंध है, प्रति व्यक्ति आय का मापन हम कैसे करते हैं, और शिशु मृत्यु दर से क्या तात्पर्य है। तो इन प्रश्नों के उत्तर भी आप नोटबुक में लिखिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम भाग 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।